स्वागत है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी कक्षा 12 की प्रथम यूनिट के तीसरे चैप्टर को हम प्रारंभ करेंगे। हमने पहले चैप्टर के 3 वीडियोस और सेकंड चैप्टर के 7 वीडियोस बना दिए हैं और विश्वास है कि आप लोगों ने उनका आपने देखा होगा। अब हम लोग चलते हैं इस पहली यूनिट कक्षा 12 के तीसरे चैप्टर को। पहले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन की जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था, जो शुरुआती कॉन्सेप्ट से हमने देखे थे, जिसमें सभी ऑर्गेनिजम्स का एक साथ में एक अध्ययन था शॉर्ट में। फिर हमने दूसरे चैप्टर में डिटेल स्टडी की फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। तो मानव में जनन में सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चलते हैं हम लोग। इसके डायग्राम से ही सीधा चलते हैं हम लोग। डायग्राम से पहले इसमें हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले जो मानव जो जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग या प्रारंभिक या प्राथमिक जननांग जो है, जो हमारे प्राइमरी गोनेड्स हैं वो है, या जेनाइटल्स जो है, उनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है और इसकी स्पेलिंग में आप देख सकते हैं, आप लोगों कई बार देखते होंगे, कई जगह TES TIS लिखते हैं, कई जगह TES लिखते हैं। ये TES जो लिखा है ये बहुवचन है, और जब एक वचन में लिखते हैं तब TES लिखते हैं, टेस्टिस। ठीक है, उच्चारण दोनों का एक जैसा है। इसके अलावा सहायक जनन नलिकाएं होंगी, जिनको हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। सहायक जनन नलिकाओं के अंतर्गत कई सारी संरचनाएं आएंगी, अपने कई सारी आएंगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले रेटेटेस्टिस आएगा, वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है ना, ऐसे कई सारे इजैकुलेटरी डक्ट है और यूरिथ्रा है। ये सब सहायक जनन नलिकाएं आएंगी, एक्सेसरी डक्ट्स। ऐसे ही एक्सेसरी ग्लैंड्स आएंगी, सहायक ग्रंथियां। एक्सेसरी ग्लैंड्स में मुख्य रूप से हमारे पास जो आएंगी उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेमिनल वेसिकल, जिसको हम लोग शुक्राशय कहेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, ठीक है, और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स आएगी। ठीक है, ये 3 मुख्य रूप से सहायक जनन ग्रंथियां हैं। सबका हम लोग धीरे धीरे डिटेल स्टडी करेंगे। और जो चौथा और अंतिम भाग इसका हम कहेंगे वो है बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसके अंदर पीनिस आता है। ठीक है, शिशन बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में पीनिस। तो ये अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रिय, ऐसे हिंदी में यदि हम लोग कहें तो। अब हम लोग डायग्राम लेके चलते हैं। एनसीईआरटी और अदर बुक्स में भी 2 टाइप के डायग्राम्स है, एक फ्रंट व्यू और एक लेटरल व्यू। हम लोग पहले डिस्क्रिप्शन फ्रंट व्यू से करेंगे और फिर वो लेटरल व्यू वाला भी डायग्राम आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर पर। ये मानव जनन तंत्र का एक चित्र है, इसमें विभिन्न भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे शुरुआती जो भाग है वो इसका टेस्टिस या वृषण, ये एक वचन में इसलिए TES हमने लिखा है इसको। ये वृषण की संख्या 2 है, और ये जो वृषण है ये हमारे उदर गुहा से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है। स्क्रोटम हिंदी में वृषणकोश, स्क्रोटम हिंदी में इसको बोलते हैं वृषणकोश। ठीक है, स्क्रोटम में पाए जाने का प्रमुख कारण ये है कि स्क्रोटम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। ये जो कम तापमान है, कम टेम्परेचर है, ये
शुक्र जनन की क्रिया यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया, इंग्लिश में कहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए अनुकूल है। यानी ये प्रश्न भी आता है कि यदि हमारे वृष्ण, हमारे टेस्टिस है, वो एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते, स्क्रोटम में नहीं रहते, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाते, अंदर इधर, जैसे अन्य स्तनधारियों में, अधिकांश स्तनधारियों में तो स्क्रोटम में ही होते हैं, अन्य जंतुओं में जैसे एवीज है, नर जो पक्षी है उसमें वृष्ण बाहर नहीं होते हैं, रेप्टाइल्स है उनमें भी उदर गुहा के अंदर रहते हैं। तो मैमल्स में ये बाहर क्यों रहते हैं? यदि उदर गुहा में बने रहते तो क्या होता? तो हम कहेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो टेम्परेचर है या बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अनुकूल नहीं है, वो ज़्यादा है टेम्परेचर। उस कितना ज़्यादा है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो 35 या 34 के बीच में चाहिए। तो वो टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? बॉडी के बाहर, स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने के लिए एक पतली सी नलिका होती है, छोटी सी एक कैनाल होती है, जिसके माध्यम से स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है। इस लाइन के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है और ये नीचे जो थैलीनुमा संरचना है वो क्या है? स्क्रोटम। ठीक है, ये थैलीनुमा संरचना स्क्रोटम है। तो इसको जोड़ने वाली एक छोटी सी कैविटी होती है, कैनाल होती है, जिसका नाम है इनग्वाइनल कैनाल। इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल कैनाल। तो इनग्वाइनल कैनाल के माध्यम से स्क्रोटम जो है वो जुड़ा रहता है, किससे? एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है। हमारे जो वृष्ण हैं वो जन्म से कुछ समय पहले ही एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में उतरते हैं। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। जन्म से कुछ समय पहले ही ये एब्डोमिनल कैविटी से इनग्वाइनल कैनाल में से होकर स्क्रोटम में उतरते हैं। कुछ बच्चों में जन्म से ही ऐसा हो नहीं पाता है और उन कारण ये हुआ कि इनग्वाइनल कैनाल ब्लॉक थी, इसलिए वो स्क्रोटम में उतर नहीं पाए और टेस्टिस अंदर ही रह गए। ऐसी अवस्था को बोलते हैं क्रिप्टोर्किज्म बोलते हैं, गुप्त वृष्णता, क्रिप्टोर्किज्म। इसमें नॉर्मल सर्जरी के द्वारा उन उस ब्लॉकेज को हटा देते हैं और एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। एक हर्निया शब्द आप लोग काफ़ी बार सुना होगा कि उसके हर्निया हो गया। ज़्यादातर जो हर्निया होता है, हर्निया का मतलब है कि एक कोई बॉडी पार्ट जो है, ऑर्गन जो है वो अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे ऑर्गन में चला जाए, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की जगह आ जाए। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। यानी अपनी मेन जो जिसकी स्पेसिफिक जगह है जहाँ होना चाहिए ऑर्गन, वहाँ न होकर वो दूसरे ऑर्गन के अंदर धंस जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। ज़्यादा आयु या के लोगों में प्राय ये इनग्वाइनल हर्निया काफ़ी कॉमन है। इनग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि जो इनग्वाइनल कैनाल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके कारण से आंत जो है इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट स्क्रोटम में लटक जाता है, स्क्रोटम के अंदर धंस जाता है, जिससे यहाँ पे बॉडी पार्ट में इधर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, दर्द होने लग जाता है। तो फिर डॉक्टर हर्निया का ऑपरेशन करते हैं इस इनग्वाइनल कैनाल का, और यहाँ पे एक मेस लगा देते हैं, एक सपोर्ट लगाते हैं, जाली लगा देते हैं उस आंत को ऊपर करके, और वो इनग्वाइनल कैनाल बड़ी होगी, उसके ऊपर एक मेस या कोई सपोर्ट लगा देते हैं, जाली जैसी संरचना लगा देते हैं, तो वो हर्निया उसमें इलाज हो जाता है, ये कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग और देखेंगे मेन अब टेस्टिस की संरचना देखते हैं कि मेन जो बॉडी पार्ट है, जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ये टेस्टिस की एक
VS है, काटते हैं। टेस्टिस जो है वो 4-5 सेंटीमीटर लंबा, 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और ओवल शेप यानी अंडाकार आकृति इसकी होती है। ठीक है, इसके बाहर 2 आवरण पाए जाते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो आवरण है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये नाम भी अपने को याद रखना है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। वेजाइना शब्द जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है ना, लेकिन ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो है वो आउटर लेयर है किसकी, सबसे बाहरी परत, कैप्सूल जैसा, कैप्सूल में सबसे बाहर वाला जो परत होती है जो आसानी से उतर सकती है, वो लेयर है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। दूसरी जो लेयर है, जो ये थोड़ा सा वाइटिश कलर का दिखाई दे रहा है आपको, जो इसको चारों ओर से घेर के रखा है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये वाइट कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, श्वेत संयोजी उत्तक से बना हुआ वाइट कनेक्टिव टिश्यू से बना ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस और सेकंड जो इनर लेयर जो है मुख्य ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है सफ़ेद संयोजी उत्तक यानी वाइट कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जगह जगह टेस्टिस के अंदर धंसी हुई रहती है, टेस्टिस के अंदर धंसी हुई रहती है, जिसके कारण से टेस्टिस कई चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। जनरली ये लगभग 250 चैम्बर्स बना देता है अंदर धंसकर। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर धंसी हुई है, ठीक है, जिसके कारण से ये पट बन गए, सेप्टा बन गए, सेप्टम्स बन गए, बीच बीच में दीवार बन गई अंदर धंसने के कारण से। इन दीवारों के कारण से कुछ चैम्बर्स बन गए जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जनरली इनकी संख्या लगभग 250 होती है, एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं या चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स किसके कारण बने? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जगह जगह अंदर धंसकर सेप्टा बनाने के कारण से, पट बनाने के कारण से, दीवार बनाने के कारण से। इन चैम्बर्स में, जो चैम्बर्स की संख्या लगभग कितनी हुई, 250, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में या चैम्बर में 1 से लेकर 3 तक, या तो 1 या 2 या 3 बहुत ज़्यादा कॉइल्ड यानी अति कुंडलित, बहुत ज़्यादा घुमावदार कॉइल्ड, मुड़ी हुई, गुंथी हुई नलिकाएँ पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो अंदर दिख रही हैं ऐसे, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नाम लिखा है इधर ही रहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक चैम्बर में इनकी मैक्सिमम नंबर होती है 3, मिनिमम 1, तो 1, 2 या 3 होती है। तो पूरे टेस्टिस में इनकी संख्या 250 से 750 तक इनकी संख्या होगी, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर धंसी हुई है, ठीक है। तो ये हाईली कॉइल्ड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये बाद में निकल कर एक जाल, अलग अलग लोब्यूल से जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो सब मिलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस हिंदी में बोलते हैं वृष्ण जालक, हिंदी में बोलते हैं वृष्ण जालक, ठीक है। अंग्रेजी में बोल दिया रेटेटेस्टिस। तो सभी लोब्यूल से निकली हुई जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस 15 से 20 की संख्या में कम कुंडलित नलिकाओं की सहायता से, ये स्ट्रेट लगभग दिख रही है अपने को, कम कुंडलित नलिकाओं की सहायता से एपिडिडाइमिस में खुलती है। ये एपिडिडाइमिस बड़ी सारी संरचना दिख रही है आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, एपिडिडाइमिस में खुलती है, ठीक है।
ये जो 15 से 20 कम कुंडली जो सीधी नलिकाएं हैं, इनको यहाँ पे बोला इफरेंट डक्टल्स, और अपनी एनसीईआरटी बुक में इनका नाम है वासा इफेरेंसिया। वासा इफेरेंसिया। तो वासा इफेरेंसिया की सहायता से रेटेटेस्टिस किससे जुड़ती है? एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस को हिंदी में बोलते हैं अधिवृष्ण, अधिवृष्ण बोलते हैं। टेस्टिस को बोलते हैं वृष्ण, और वृष्ण के ऊपर है इसलिए अधिवृष्ण। ये एकल अति कुंडलित नलिका है, सिंगल है लेकिन हाईली कॉइल्ड है। एक ही है लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब ऐसे हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे। और टेस्टिस के ऊपर से शुरू होकर इसके साइड से होकर नीचे तक आती है। ठीक है, ऊपर से पूरे शुरू हुई है और ये साइड से होकर नीचे तक आती है। तभी इसके 3 भाग बोले हैं। एक हेड जो टॉप मोस्ट पोर्शन हो गया, बीच वाला जो लेटरल जो पोर्शन उसको बोला है बॉडी, और सबसे जो बेस में जो इसका पोर्शन है उसका नाम दे दिया टेल। ठीक है, हेड बॉडी टेल 3 पार्ट में हो गया। ये 3 भागों में इसको बांट दिया। यहाँ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेंगे स्पर्म। ठीक है, वो स्पर्म रेटेटेस्टिस में जाएंगे, रेटेटेस्टिस से जाएंगे वासा इफरेंसिया के माध्यम से जाएंगे अधिवृष्ण में। अधिवृष्ण में उन स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन होता है, और टेम्परेरी स्टोरेज भी अधिवृष्ण में यानी एपिडिडाइमिस में उनका होता है। फिर ये एपिडिडाइमिस ऊपर से लेकर ये लेटरल पार्श्व में होकर नीचे तक गई है। फिर एक बिना कुंडलित नलिका के द्वारा ये इनग्वाइनल कैनाल से होते हुए बॉडी कैविटी में चली जाती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है, स्क्रोटम से निकलकर। ठीक है, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं ऐसे। इधर अलग से एक डायग्राम देखें तो ये टेस्टिस, टेस्टिस ये इसके ऊपर से लेकर नीचे तक, या एपिडिडाइमिस। टेस्टिस के अंदर थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर जाल जैसी संरचना बना दी आपस में, वो हो गया रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस जुड़े वासा इफरेंसिया से, वासा इफरेंसिया जुड़ी एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस नीचे आकर और फिर ऊपर जाती है वास डिफरेंस बनाकर एब्डोमिनल कैविटी में चलेगी। ये वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस। तो ये सब जो नाम आए हैं, ये तो हो गया टेस्टिस जो हमारा प्रमुख गोनेड है या जेनाइटल ऑर्गन है। ठीक है, जननांग है हमारा प्रमुख। और ये सब सहायक नलिकाएं हो गई, रेटेटेस्टिस हुआ, वासा इफरेंसिया हुआ, एपिडिडाइमिस हुआ, वास डिफरेंस हुआ, ये सब के सब ये हो गए। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये कैसे होगा, इसका एक टीएस काट के देखते हैं इस पोर्शन का। इसका टीएस हम लोग डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर वही डायग्राम को हम लोग दिखा रहे हैं। इसके बगल में मैं दिखा रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस। इस डायग्राम को एक बार हम लोग फिर से देखें तो ये अपना टेस्टिस है। टेस्टिस की सबसे आउटर लेयर थी ट्यूनिका वेजाइनलिस और उसके अंदर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस डायग्राम में ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिखाया गया है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जगह जगह अंदर धंसा हुआ है, जिसके कारण से सेप्टा बन गए, पट बन गए, दीवारें बन गई। इन दीवारों के कारण से टेस्टिस के अंदर अलग चैम्बर्स बन गए, बहुत सारे, लगभग 250 चैम्बर्स है ना। उन चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इधर लोब्यूल्स लिखा हुआ है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं इनको। इन लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू में तैर रही है। इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है उसमें। ठीक है, फिर वो ये आपस में मिलकर रेटेटेस्टिस बनाती है। रेटेटेस्टिस वासा इफरेंसिया, जिसको इफरेंट डक्टल्स बोला हमने,
उसके माध्यम से एपिडिडाइमिस में घुलता है, ये एपिडिडाइमिस का हेड, ठीक है। फिर ये साइड में बॉडी, ये इसका टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, और फिर ये एक बिना कुंडलित एकल नलिका द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस के सहायता से, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में इनग्वाइनल कैनाल को पार करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। यहाँ जो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उस एक ट्यूब्यूल को काट के दिखाया गया, टीएस है, तो ये हम कह सकते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस भी बोल सकते हैं इसको। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को यदि हम लोग टीएस सेक्शन में हम लोग देखें तो लगभग ये सर्कुलर दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है ना। 1 से 3 तक होती है, तो 1 को तो पूरा दिखाया गया है, ये 2 साइड में आधे अधूरे दिखाए गए, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की कोशिकाएं होती है, 2 टाइप की सेल्स होती है। एक का नाम है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है, प्लूरल में स्पर्मेटोगोनिया, इनको हम लोग मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। इनका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन करना, शुक्राणु बनाना इनका काम है, ठीक है। दूसरे टाइप की कोशिकाएं जो है वो लंबी लंबी कटी फटी कोशिकाएं हैं, कम संख्या में। ये तो गोल गोल कोशिका थी, वो तो स्पर्मेटोगोनिया, जिसके कारण से स्पर्म बन रहे हैं, ये स्पर्म दिख रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न फेजेस दिखाई दे रही है। और ये जो लंबी लंबी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनके लिए नाम है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पोषण प्रदान करना, किनको, मेल जर्म सेल को, ठीक है। तो 2 टाइप की कोशिकाएं होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, एक स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स, जिनका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा किसका प्रोडक्शन करना, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। दूसरे टाइप, इनकी संख्या ज़्यादा है, दूसरे टाइप की संख्या लंबी लंबी कटी फटी कम संख्या में होती है, जिनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम है गोनिया का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, को पोषण प्रदान करना, और जो स्पर्म बनेंगे वो भी उनके कारण से बनेंगे, तो उनको भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल को चूँकि ये इनकी देखभाल करती है, पोषण करती है, इसलिए सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहा जाता है, नर्स सेल भी कहा जाता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, हम कह सकते हैं एक संयोजी ऊतक रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है तरल। उस इंटरस्टिशियल सेल में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी, है ना, अदर नर्व सेल्स वगैरह भी होंगी। इसके अलावा मुख्य रूप से एक अपने याद रखना है, उन सेल्स का नाम है लीडिक सेल्स, लीडिक सेल, LEYDIG। लीडिक किसी साइंटिस्ट के नाम पर दे दिया गया नाम लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल, दूसरा नाम है अंतराली कोशिकाएं। इसी का, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स जो है ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं, हार्मोन। और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का नाम आप सभी को पता ही है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन सिक्रेशन का काम या एंड्रोजन स्रावित करने का काम किसका है, लीडिक कोशिकाएं। कौन स्रावित करेंगी, लीडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो एक प्रकार से ये एंडोक्राइन सेल्स हो गई, एंडोक्राइन नेचर की हो गई, जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं उन सेल्स को हम लोग एंडोक्राइन या अंतःस्रावी कोशिकाएं कहेंगे, है ना। तो ये अंतःस्रावी प्रकृति की हो गई। एंड्रोजन स्रावित करते हैं, नर जनन हार्मोन का नाम एंड्रोजन। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, हार्मोन का एक समूह है, कई सारे हार्मोन हैं। जो प्रमुख एंड्रोजन है उसका नाम याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। तो यदि कोई पूछे
कि नर जनन हार्मोन कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन है, तब अपना आंसर होगा एंड्रोजन है। और प्रमुख एंड्रोजन कौन है, मेन एंड्रोजन कौन है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, एंड्रोजन स्रावित करता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई टेस्टिस की। हमने ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखा, ये ट्रांसफर सेक्शन देखा। अब आगे फिर से उसी डायग्राम में चलते हैं जिसमें हमने टेस्टिस और स्क्रोटम देखा था, और अब अदर पार्ट्स देखते हैं इसकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये वही डायग्राम, ये दो तो हमने देखा था। बाहर त्वचा की थैली जैसी संरचना स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, तो दोनों। फिर ये इसमें एपिडिडाइमिस दिख रहा है अपने को, एपिडिडाइमिस जिसकी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, हाईली कॉइल्ड, जो ऊपर से लेकर ये नीचे तक जा रही है ना। फिर ये एक सिंगल नॉन कॉइल्ड डक्ट की सहायता से स्क्रोटम से निकलकर इनग्वाइनल कैनाल में से होकर कहाँ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। इसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ऊपर से दोनों किडनियों से, दो हम लोग किडनी हैं, दोनों किडनियों से एक एक मूत्र वाहिनी आती है, एक एक मूत्र वाहिनी आती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो ये यूरेटर, ठीक है। और ये मूत्र वाहिनी किस में खुलेगा, मूत्राशय में। मूत्राशय को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करने से पहले वास डिफरेंस के साथ लूप बनाती है ऐसे। ऊपर से तो आया यूरेटर, नीचे से आया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यूरेटर के साथ में ऐसे लूप बनाता है, ठीक है, उसके ऊपर से होकर जाएगा, ऐसे लूप बनाता है। और यूरेटर तो खुल जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वास डिफरेंस का जो अंतिम किनारा जो है, अंतिम सिरा जो है वो फूला हुआ है। इस फूले हुए सिरे को बोलते हैं एम्पुला। फूले हुए सिरे को बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला किसका पार्ट है, वास डिफरेंस का ही पार्ट है। वास डिफरेंस का जो लास्ट जो पोर्शन है वो फूला हुआ है थोड़ा सा, है ना, इसको बोला है एम्पुला। इधर भी वही चल रहा है ना। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, ये वास डिफरेंस है, ये ऊपर से यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसका लास्ट पोर्शन फूला हुआ है जिसको हम बोलेंगे एम्पुला, ठीक है। इस एम्पुला में दोनों ओर से एक ग्रंथि आकर खुलती है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक क्षारीय द्रव स्रावित करेगी। इसमें से तो सिर्फ शुक्राणु आ रहे हैं, इस वास डिफरेंस में तो एम्पुला तक शुक्राणु ही आ रहे हैं सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं आ रही है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो मेन जो इसको एक फ्लूइड की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र द्रव। शुक्र द्रव कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। वो सेमिनल फ्लूइड कौन प्रोवाइड करता है, सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करता है। सेमिनल वेसिकल और ये एम्पुला दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाएंगी, कॉमन डक्ट बनाएंगी, जिसको इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, अलग डायग्राम में हम लोग देखेंगे। उसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यदि मैं ऐसे बनाऊं, ये तो अपना एम्पुला और ये साइड में बगल में ये शुक्राशय, दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बन गई। इस डक्ट को बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। LATORY, इजैकुलेटरी
डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो एक तो इधर से एक इजैकुलेटरी डक्ट, इधर से दूसरी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी? एम्पुला और सेमिनल वेसिकल के जुड़ने से, एम्पुला और सेमिनल वेसिकल के जुड़ने से, है ना। और ऊपर से अपने आ रहे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है एक मूत्रवाहिनी। ये तीनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं एक प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बनाते हैं ये। तो एक प्रकार से 4 चीज़ों का संगम हो गया, दोनों तरफ से इजैकुलेटरी डक्ट, ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर से जो मूत्रवाहिनी आ रही है वो, ये तीनों मिलकर एक कॉमन नलिका बनाएंगी। ये वाली कॉमन नलिका, ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है अपने को, अंदर ये तीनों चारों मिलकर एक कॉमन नलिका बनाएगी जिसको हम बोलेंगे यूरिथ्रा बोलेंगे, यूरिथ्रा बोलेंगे, ठीक है। तो ये बीच में है प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगाड़े के आकार की होती है, फिर ये आपस में मिलकर बना रही है यूरिथ्रा, ये आपस में मिलकर बना दी यूरिथ्रा, ठीक है। ये जो सेमिनल वेसिकल है इसने प्रोवाइड किया, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है ना। ये सब चीज़ें उन शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करेंगी, उनको एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और साथ ही ये शुक्राणु जम नहीं जाए, स्कंदन नहीं हो जाए, इनका कोगुलेशन नहीं हो जाए, एंटी कोगुलेंट भी प्रोवाइड करती है जो इसको स्कंदन से जमने से बचाता है, ठीक है। शुक्राशय का द्रव सेमिनल फ्लूइड और शुक्राणु सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म, ये मिलकर कहलाते हैं सीमन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वीर्य, हिंदी में बोलते हैं वीर्य, सीमन, ठीक है। यहाँ से तो सिर्फ स्पर्म जा रहे हैं और यहाँ से आया सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड आया, दोनों मिलकर क्या बना? सीमन या वीर्य, ठीक है। इस वीर्य में अब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जाती है नलिका, ये जो यूरिथ्रा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जा रही है, चारों ओर से प्रोस्टेट ग्लैंड इसको घेर के रखती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के में बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा अपना क्षारीय प्रकृति का द्रव, एल्कलाइन नेचर का द्रव, चिकना द्रव ये इस यूरिथ्रा में छोड़ता है, जो कि इस अपना जो मूत्र जो होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। इसकी जो एसिडिक नेचर है उस एसिडिक नेचर को नष्ट कर देता है ताकि शुक्राणु आसानी से गति कर सके। शुक्राणु अम्लीय माध्यम में नष्ट हो जाते हैं। ये कॉमन पैसेज बना यूरिथ्रा। इसी कॉमन पैसेज से जब हम लोग यूरिन शरीर से बाहर त्यागते हैं तो यूरिन भी इसी पैसेज से जलता है और जो सीमन जो है वो भी इसी पैसेज से बाहर जाएगा। ये एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में से होकर बाहर निकलेगा, ठीक है। उस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नाम है पीनिस। ये एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। इसकी सहायता से जो मेल जो है वो फीमेल की वजाइना के अंदर इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म ना कह के हम क्या कहेंगे सीमन को इजैकुलेट करता है, त्यागता है, ठीक है। इसका जो अंतिम जो भाग है जहाँ से ये बाहर निकलता है, ओपनिंग जो है उसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। यूरिथ्रल मीटस के माध्यम से ये बाहर त्यागता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हमने देखी इसकी। अब हम लोग एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उन डायग्राम को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना एनसीईआरटी में फ्रंट व्यू दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू। इसमें वही बातें फिर से हम देखें तो ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के चारों ओर स्क्रोटम था। टेस्टिस को काट के इधर ही दिखाया है तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहे हैं। लोब्यूल्स क्यों? क्योंकि ये देखो बीच में वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर धंसा हुआ है तो ये लोब्यूल्स बन गए। लोब्यूल्स की नंबर लगभग 250 है। लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो आपस में मिलकर बनाते हैं रेटेटेस्टिस, जाल जैसी संरचना। रेटेटेस्टिस 10 से 15 कम कुंडलित वासा इफेरेंसिया की सहायता से किसमें खुली? इस एपिडिडाइमिस को हिंदी में अधिवृष्ण बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आया और ये अधिवृष्ण फिर कम कुंडलित एकल नलिका वास डिफरेंस के माध्यम से ये एब्डोमिनल कैविटी में गई। ऊपर से किडनी से यूरिटर आ रहा है, मूत्रवाहिनी, वो उसके ऊपर से लूप बनाकर ये निकल रही है। देखो इसका लास्ट पोर्शन है फुलावा, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ये एम्पुला, ठीक है। ये इसके बगल में येलो कलर में इसने सेमिनल वेसिकल दिखाया गया है। सेमिनल वेसिकल का सेमिनल फ्लूइड और यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं दोनों मिलकर क्या बन गया? वीर्य, या जिसको हम कहेंगे सीमन, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट और ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिनरी ट्रैक्ट आएगा, डक्ट आएगी, वो सब मिलकर यूरिथ्रा बनाते हैं। ये सब एक एकल सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि के अंदर हो रहा है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं। इसका नाम मैं बताना भूल गया था, उस डायग्राम में नहीं था। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये इंटरकोर्स के दौरान एक प्रकार से फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम हो, इसके लिए चिकना द्रव स्रावित करता है, ठीक है, फ्रिक्शन कम करने के लिए। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और ये यूरिथ्रा, ये पीनिस के अलग अलग अंतिम फुलावा भाग, ग्लांस, पीनिस, उसके ऊपर एक त्वचा का आवरण होता है जिसको बोलते हैं फोरस्किन। तो ये डायग्राम हमने अलग तरीके से दिखाया है। ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम हो रहा है जो इसका लेटरल व्यू है, साइड व्यू, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अपना लेटरल व्यू ऐसे काट कर, तो इसलिए ये रीढ़ की हड्डी दिख रही है। आप लोग कहें तो वर्टिकल कॉलम दिख रहा है अपने। ये एलिमेंट्री कैनाल का रेक्टम और ये रेक्टम का अंतिम भाग एनस, ठीक है। तो ये अलग से एक एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग हो गया। ये लेटरल व्यू है। तो ये टेस्टिस जिस चमड़ी के थैले संरचना में रहता है वो स्क्रोटम। ये एपिडिडाइमिस से ये वास डिफरेंस आकर यूरिटर्स के साथ में लूप बनाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन का स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज। ये सेमिनल वेसिकल और इसका एम्पुला, अपने किसका? वास डिफरेंस का एम्पुला, दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है, छोटी सी नलिका ये रही, जिसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट और ये यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली डक्ट, दोनों डक्ट मिलकर यूरिथ्रा बना रही है। किसके अंदर? दोनों तरफ की इजैकुलेटरी डक्ट, तो 2 इजैकुलेटरी डक्ट और एक यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली डक्ट। ये तीनों प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक कॉमन एक डक्ट बना रही है जिसका नाम हमने क्या दिया? यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा ही है। जहाँ उस प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ही बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और है, एक पैर, एक जोड़ी, ठीक है। और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड फ्रिक्शन कम करने, इंटरकोर्स के दौरान फ्रिक्शन कम करने के लिए चिकना द्रव स्रावित करता है। और ये यूरिनरी ग्लैंड पीनिस में से बाहर निकलता है बाहर, और इसकी आउटर जो ओपनिंग है उस छिद्र का नाम है यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। तो इस वीडियो के द्वारा हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स का हमने विस्तार से देखा और टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर का भी हमने अध्ययन किया।
अगले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अध्ययन करते रहें।